इन्होंने क्या किया है, एक अफीम पिला दी है आम जनता को हेट की। तो उस बेसिस पर कहीं ना कहीं ये अपने वोट लेते हैं और जहां इनको जरूरत पड़े ये वोट खरीदते भी हैं, जहां इनको जरूरत पड़े ये वोटों पे कब्जा भी कर लेते हैं। क्या देश के हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, लेकिन जब उनके जहन में हेट बिठा दी गई है तो वो खुश हैं। उनको लगता है कि 5,000 का भी सिलेंडर मिले तो ले लेंगे और इजराइल को बाप बनाना पड़े तो बना लेंगे, लेकिन हमें हमारे मोदी जी चाहिए, क्योंकि वो बात हिंदुओं की करते हैं। जबकि ये मोदी, अमित शाह जो है या बीजेपी जो है, ये हिंदुओं की भी पार्टी नहीं है। गुजरात में 50,000 हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चला जी है हाँ, चला। इसी बीजेपी की सरकार के अंदर। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं हम ये सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू कि हिंदू भी, जो इंटेलिजेंट हिंदू है, वो अब बीजेपी को भी बायकॉट करना चाह रहा। रेप करने के बाद उस रेप के लिए आप रेपिस्ट को फूल पहनाते हैं, रेपिस्ट जो अंदर बंद है उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, और रेपिस्ट जो है उनको टिकट देकर बरी कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में बैठे हैं। ऐसे 100 आपको पार्लियामेंटेरियंस के नाम मिलेंगे, दोज हु आर कन्विक्टेड इन द रेप केसेस। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हिंदूज एंड हिंदुत्व। हमें पहले ये समझना होगा। हिंदुत्व एक मनुस्मृति वाली माइंडसेट है जिसमें ये माना जाता है कि औरत जो है वो एक मार्केट कमोडिटी है। ये वही बीजेपी है जो आज गुजरात में तो मुस्लिम महिलाओं को अपने बैनर पे टिकट देके खड़ा करते हैं ताकि वोट मिले। फिर ये वही बीजेपी है जो कर्नाटका में 25 से 30 हजार बच्चियों को हिजाब पहनने की बिना पर एजुकेशन से बाहर करती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहर कुरैशी। दोस्तों, गुजरात में इस वक्त चुनावी माहौल है। बल्दियाती इंतखाबात चल रहे हैं, निकाय चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव। हर पार्टी, चूंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चाहे आपकी नई पार्टी है या आप इंडिपेंडेंट हैं या जो भी। गुजरात में कई सारी पार्टियां सियासी मैदान में हैं, लेकिन इस देश की एक चीज़ बड़ी अजीब है कि जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है देश के मुसलमान की, देश की महिलाओं की। और ये तो चूंकि पिछले दिनों एक अजीब सी ऐसी चीज़ एक बीजेपी ने खड़ी की, एक बिल लाया गया परिसीमन को लेकर, लेकिन उससे नाम दिया गया वुमेन रिजर्वेशन का। एक बड़ा छल कपट देश की महिलाओं के साथ किया गया, लेकिन इसे देश की कितनी महिलाएं समझ पाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। गुजरात चुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी तो एक अहम पार्टी है ही, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है, AIMIM है, SDPI भी बड़ी मजबूती के साथ ने कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। SDPI ने भी चुनाव प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं, सादिया सैयदा जी हैं, कर्नाटका से हैं और SDPI की जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। और जो अटायर आप देख रहे हैं, हिजाब, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। लेकिन बड़ी एक अजीब बात है, सादिया जी, आप गुजरात में प्रचार में रही जी। मुझे नहीं मालूम कि आपका उस तरफ ध्यान गया या नहीं गया जी। जो बीजेपी हिजाब के काफ़ी खिलाफ हुआ करती थी जी, उसी बीजेपी के कई जगहों पर बैनर लगे हैं जी, हिजाब वाली, बुर्के वाली मुस्लिम महिलाएं उनकी उम्मीदवार बनी है। किस तरीके से देखती हैं आप उसे? जी, मैं इसे करप्शन के तौर पे देखती हूँ। अच्छा। और मैं इसे एक फेक नैरेटिव की तौर पर देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन आते ही जैसे होता है कि बारिश में मेंढक निकल आते हैं, वो वाले हालात हैं कि हर पार्टी जब अपनी रोटी सेकने लगती है तो बाई हुक और बाई क्रूक उनको जो भी तरीका अपनाने को मिले, लोगों को क्या कहते हैं कि बहलाने, फुसलाने, अट्रैक्ट करने का तरीका, तो वो उसको आजमाते हैं या अपना लेते हैं। यानी वोट लेने के लिए कोई भी तरीका चलेगा। एक वोट लेने का तरीका है, वोट से भी ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का तरीका है।
अगर बीजेपी की बात करें तो मैं बीजेपी को ये नहीं मानती कि वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। मेरा मानना है वो तो कब्जा करके आते हैं, खास तौर से क्योंकि इलेक्शन का भी बहुत सारा करप्शन हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी की अगर बात करें तो इट इज कम्प्लीटली करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जाते हैं चुनाव में, जी तो वहां के हिंदुओं को ये पैगाम देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अजान नहीं होती, जी उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, जी ये तमाम चीजें। और दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह का जो गृह राज्य है गुजरात, वहां पर आप बिल्कुल बाल हिजाब और ऐसी महिलाओं का आप उम्मीदवार बनाते हैं, प्रचार करते हैं उनका हर जगह पर। तो ये दोहरी नीति क्या जनता को समझ में नहीं आती है? देखिए आनी चाहिए, और मुझे लगता है अभी धीरे धीरे शायद आ भी रही है। लेकिन होता क्या है कि चूंकि मुल्क में एक आइडियोलॉजी बन गई है, हमारी बीजेपी के साथ लड़ाई जो है वो एक्चुअली एक मानसिकता की लड़ाई है, एक बिल्कुल माइंडसेट की लड़ाई है। इन्होंने क्या किया है, एक अफीम पिला दी है आम जनता को हेट की, बिल्कुल। और उन्होंने डिवीजन कर दिया है जो कास्ट और रिलीजन का। तो उस बेसिस पर कहीं ना कहीं ये अपने वोट लेते हैं, और जहां इनको जरूरत पड़े ये वोट खरीदते भी हैं, जहां इनको जरूरत पड़े ये वोटों पे कब्जा भी कर लेते हैं। तो सिर्फ लोगों को ये रिझाने के लिए ये ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आते हैं जो कैंडिडेट्स एक्चुअली फेक होते हैं। वो कोई वेलफेयर का काम करने वाले कैंडिडेट्स नहीं होते, जो जस्ट एक नरेटिव के शायद इनको देख के अट्रैक्शन पैदा हो और मुस्लिम वोट भी हमें मिल जाए। ये झूठ है। तो ये जो झूठ है क्या देश के हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, लेकिन जब उनके जहन में हेट बिठा दी गई है तो वो खुश हैं। उनको लगता है कि 5,000 का भी सिलेंडर मिले तो ले लेंगे, और इजराइल को बाप बनाना पड़े तो बना लेंगे, लेकिन हमें हमारे मोदी जी चाहिए, क्योंकि वो बात हिंदुओं की करते हैं। जबकि ये मोदी अमित शाह जो है या बीजेपी जो है, ये हिंदुओं की भी पार्टी नहीं है। देखिए जिस पार्टी ने मुल्क का डेवलपमेंट रोक दिया हो, प्रोग्रेस रोक दी हो, नफरत में मुल्क को जलाया हो। गुजरात में 50,000 हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चला जी है, हाँ चला, इसी बीजेपी की सरकार के अंदर। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं हम ये सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू कि हिंदू भी जो इंटेलिजेंट हिंदू है वो अब बीजेपी को भी बायकॉट करना चाह रहा। अच्छा, दूसरा ये कि एसडीपीआई हमेशा जस्टिस की बात करती है। मैंने खुद ने कई खबरें कवर की है जी कि कहीं पर भी कुछ नाइंसाफी होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो एसडीपीआई की टीम फौरन पहुंच जाती है। जी दूसरी पार्टियां हैं, हो सकता है वो पर्दे के पीछे अपना काम करती होंगी या जो भी, लेकिन जी। एसडीपीआई मैदान में नजर आती है। जी पिछली बार भी कई चुनावों में एसडीपीआई ने हिस्सा लिया, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। ये आखिर क्या वजह है कि आप किसी के साथ में खड़े रहते हैं, जी लेकिन उसके बावजूद जब वोट देने की नौबत आती है, जब वोट देने का मौका आता है, तो एसडीपीआई को नजरअंदाज कर दिया जाता है? इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए होता क्या है कि एसडीपीआई जो है वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वेलफेयर की बात करती है, और उसका एक नारा है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। अब ये भूख और खौफ को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि वी बिलोंग टू द कॉमन पीपल, वी कनेक्ट टू द कॉमन पीपल। हम उन्हीं लोगों में से आते हैं, और हमारा मानना है डेमोक्रेसी में पावर कॉमन पीपल के साथ होना चाहिए, बिल्कुल। सेलेक्टेड पीपल्स के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने क्या किया है, डिवाइड किया है और सेलेक्ट कर लिया है, यानी उन्होंने कम्युनिटीज को डिवाइड करने के बाद सेलेक्टिव भी बना दिया है कि ये वाला तबका हमें वोट देगा, या ये वाले तबके को अगर हम कुछ देंगे तो हमें बदले में मिलेगा। जैसे कैपिटलिस्ट की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म होता जा रहा है, सोशलिज्म खत्म होता जा रहा है। तो ये जो चीज होती है कि पावर का मिसयूज भी है और पावर को सेलेक्टिव कर दिया गया है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब 140 करोड़ मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाली एक कंट्री विद बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इसमें आधे से ज्यादा मतलब मैं समझती हूँ 75% पॉपुलेशन कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन। वो रोजमर्रा अपने स्ट्रगल में ही इतने मसरूफ है कि उनको टाइम नहीं है कि वो आइडियोलॉजी को सोचें, आइडियोलॉजी को डिस्कस करें। तो वो, और दूसरी बात क्या है, देखिए जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। अभी आपने देखा राघव चड्ढा जो है, उन्होंने बहुत दिनों से अपने पीआर में लगे हुए थे। बेसिकली जो वो पार्लियामेंट में कर रहे थे वो उनका एक पीआर था। उनको जब लगा कि उनका पीआर कंप्लीट हो गया, वो ये बहुत बड़ी टैक्टिस होती है, और आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि हम एसडीपीआई के पास जो चीज आपको लगता है लैकिंग है वो है पीआर, क्योंकि हम काम करते हैं, हम शोबाजी में यकीन नहीं रखते, और बाकी पार्टी दिखावा ज्यादा करती है, ग्राउंड लेवल पे काम कम करती है। अच्छा, दूसरा कई लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से एआईएमआईएम के बारे में कहा जाता है कि
जहां AIMIM खड़ी होती है वहां पर मुस्लिम वोट बट जाता है। जी अब SDPI को भी लोग ये कहने लगे हैं कि भाई SDPI को लड़ने की क्या जरूरत है, आप जहां लड़ रहे हैं वहीं लड़िए, जी जी यहाँ पर आप आकर 200-500 वोट काट लेंगे जी जी तो जो उम्मीदवार कांग्रेस के 100-200 वोट से जीतते हैं वो भी हार जाएंगे। जी जी, ये बात आपने सही कही, मैंने भी सुनी है। मगर मैं ये पूछना चाहूंगी उन अवाम से या उन लोगों से जिन्होंने ये प्रोपोगेशन फैलाया है कि जब SDPI नहीं थी तो वोट क्यों कटा और वोट क्यों बटा। जहां SDPI नहीं थी वहां बीजेपी कैसे आ गई, जहां SDPI नहीं थी वहां कांग्रेस क्यों हार गई। देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस अभी एक खाली पीली पार्टी हो गई है, मतलब एम्प्टीनेस है इस पार्टी में। क्यों? उसकी वजह है कर्नाटका का। मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो समझा देती हूँ कि उन्होंने कहा, हम लोगों से अपील करी कांग्रेस ने कि यूनाइट कर लीजिए अपना वोट ताकि बीजेपी को हटाया जाए। हमने कहा ठीक है, हम तो वेलफेयर की बात करते हैं, हमारे लिए वेलफेयर प्रायोरिटी है लोगों की। बिल्कुल हमने मतलब कि सैक्रिफाइस किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हम अपना हक छोड़ रहे हैं अगर तो ये सैक्रिफाइस होता है। बिल्कुल और बिल्कुल हमने यूनाइट करके कांग्रेस को वहां पर जिताया। कांग्रेस आने के बाद आज 3 साल हो गए हैं, कांग्रेस ने हिजाब पे काम नहीं किया, कांग्रेस ने हमारे B2 रिजर्वेशन पे काम नहीं किया, कांग्रेस ने माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया, कांग्रेस ने एक भी अपने जो उनके मैनिफेस्टो में जो उनके प्रॉमिसेस थे एक भी प्रॉमिस पूरे नहीं किए। तो आज ये हालत हो गई है कि अब वहां का सारा मुस्लिम तबका ये कहता है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है, हम दूसरा ऑल्टरनेट देख लेंगे। और आज के वक्त में साउथ में बेस्ट ऑल्टरनेट इस वक्त SDPI बन गया है। क्योंकि कुछ खबर ये भी आई एक राज्य से कि कुछ लोगों ने SDPI का समर्थन किया, SDPI की मदद ली, SDPI को मदद पहुंचाई, दावनगरे उसके बाद उन लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दिए गए, निकाला गया। जी तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैं बताती हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मदद पहुंचाई गई। SDPI इंडिपेंडेंट अपने रिसोर्सेज पर और अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही उतरती है। होता क्या है, वो बोलते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। कांग्रेस को अगर जब लगा कि अब SDPI की लहर है, भाई क्यों नहीं लगेगा। आपको हमने मौका दिया 3 साल तक, आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, आप झूठे साबित हो गए, तो लोगों में नाराजगी है कांग्रेस को लेके और बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो अब अगर लोग अपने लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो अब आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि हमारे लोगों ने PR कर दिया होगा, हमारे लोगों ने सपोर्ट कर दिया होगा। ये हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू, अगर सपोर्ट हुआ भी है तो मुझे ये बताइए कि इसमें गलत क्या है। हम पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, दे आर नॉट फॉर कैरियर, दे शुड फॉर कॉज। उनका मकसद होना चाहिए, सियासत मकसद के लिए होनी चाहिए। 140 करोड़ मुल्क में लोगों का सवाल होता है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोग होते हैं। तो हमारा मानना है कि हम इतनी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में आप देखिए कि होता फिर यही है कि आप कांग्रेस के बारे में अगर कहें कि कांग्रेस ने गलत किया, ये किया, ठीक है, काफी चीजों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जी तो गलतियां की है और उसका खामियाजा आज कांग्रेस भुगत भी रही है। भुगत रही। लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखें तो यही होता है कि SDPI की वजह से हार गए, MIM की वजह से हार गए, आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए। तो क्या मुसलमानों को भी अब मुत्तहिद होकर, चाहे किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, क्या एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, एक कार्यक्रम बनाकर कि भाई हमारे ये नुकात, ये मुद्दे हैं हमारे, इन पर अगर आप बात करते हैं तो हम आपके साथ हैं, इन पर बात नहीं करते तो हम आपके साथ नहीं हैं। इस तरह के डायलॉग के आगे नहीं बढ़ने चाहिए? होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट क्या कहते हैं कि सेल्फ इश्यूज एंड दे आर हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज। अगर हम एक ही प्रायोरिटी बना लें, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए वेलफेयर स्टेट की, जिसकी बात SDPI करती है। वी आर रेडी विद डायलॉग, हम अपने तरफ से डायलॉग के लिए रेडी हैं। जहां पर भी काम वेलफेयर के लिए होगा और यूनाइट होना होगा, हम पूरी तरीके से वेलकम भी करते हैं और रेडी भी रहते हैं। लेकिन अभी मतलब देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो अब मुसलमान कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या SDPI सिर्फ मुस्लिम वोट लेकर क्या सत्ता में आ सकती है? नहीं, या लेकिन क्या AIMIM सिर्फ मुस्लिम वोट लेकर सत्ता में आ सकती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि SDPI को आप सिर्फ एक मुस्लिम नैरेटिव क्यों दे रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हमारे सिख ब्रदर्स हैं, क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं। आप आके साउथ में देखिए, हमारे पास न जाने कितनी दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं, हमारे स्टेज पे बैठती हैं, इवन हमारे नेशनल में उनके बड़े बड़े पोस्ट और प्रोफाइल्स भी हैं।
तो ये नरेटिव दिया जाता है। और एक चीज है, क्योंकि पॉलिटिक्स को गंदा किया गया है, तो अभी इसमें क्या हो गया है कि ट्रिक चलती है, टैक्टिक्स चलती है कि हम उनको बदनाम कर देंगे, उनको प्रोपोगेट कर देंगे, और आम जनता जो है वो मीडिया के थ्रू जो सुनती है वो ही उनके जहनों में बैठ जाता है, वो रिसर्च करने तो जाते नहीं है। तो इसी का फायदा उठाया जाता है। ये प्रोपोगेशन ही है मीडिया के थ्रू जो बहुत ज्यादा खराबी करता है। देखिए, फोर्थ पिलर होता है मीडिया डेमोक्रेसी में, यही अगर बेहतर हो जाए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, जो प्रोपेगेट किया जाता है, जैसे मैंने बात की शुरुआत में कि संसद के अंदर एक बिल लाया गया डिलिमिटेशन को लेकर, एक साजिश के तहत वो पूरा तैयार किया गया, तमाम चीज़ें कि मुस्लिम पॉकेट्स को किस तरीके से बिखेर दिया जाए, उनके वोटों को बर्बाद कर दिया जाए, उसके लिए वो डिलिमिटेशन लाना था उन्हें। लेकिन उसको अमली जामा पहनाया गया, उसको बताया गया कि ये तो वुमन रिजर्वेशन है, जबकि वुमन रिजर्वेशन तो 2023 में आ चुका था। तो इसको अब महिलाओं के साथ में किस तरीके का छलावा, जो कहते हैं कि मैं महिलाओं का भाई हूँ, मैं तो बहुत करीब से समझता हूँ, मैं मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना चाहता हूँ, तो ये आप कैसे देखती हैं इससे? देखिए, एक बात सुनिए, ये वही मोदी और अमित शाह हैं जिनका नाम बिल्किस बानो के साथ भी जुड़ता है, ठीक है? तो अगर बिल्किस बानो, मैं तो एक ही मिसाल दे रही हूँ, अगर हम रिपोर्ट निकालें, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे मौजूद है, 2014 से 2026 तक रेप की तादाद जो है वो 100 गुना बढ़ गई है। औरतों के साथ वायलेंस जो है वो 1000 गुना बढ़ गया है। और सुनिए आप मजे की बात, सिर्फ रेप और वायलेंस नहीं होता है, इसके ऊपर ना पुलिस कंप्लेंट है, ना किसी कोर्ट में जस्टिस मिलता है, और औरतें जो है वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर तरीके से बैकवर्ड पिछले कई सालों में 30-40 हजार महिलाएं गायब हो गई है, पता ही नहीं है किसी को गुजरात में। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ। लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो अपने एक स्टेट को नहीं जाता, दंगे फसादों में इंटरेस्ट भी नहीं लेता, औरत जो है वो बरहना करके सड़कों पे घुमा दी जाती है, आपके मुल्क को लॉरल लाने वाली जो खिलाड़ी होती हैं वो सड़कों पे घसीट दी जाती हैं, रेप करने के बाद उस रेप के लिए आप रेपिस्ट को फूल पहनाते हैं, रेपिस्ट जो अंदर बंद है उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, और रेपिस्ट जो है उनको टिकट देकर बरी कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में बैठे हैं ऐसे 100 आपको पार्लियामेंटेरियंस के नाम मिलेंगे, दोज हु आर कन्विक्टेड इन द रेप केसेस। तो ऐसी पार्टी और ऐसा मतलब के नेता, चाहे वो अमित शाह हो कि योगी हो या मोदी हो, अगर ये औरतों के लिए बात करें तो घिन आती है, हमें कराहियत आती। दूसरा, एक जिस तरीके से जो नए नए कवानीन लाए गए, ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं को इससे बहुत फायदा है, बात जो दिखाया जाता है, जो पिक्चर पोर्ट्रेट किया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार, मुस्लिम महिलाओं के साथ में, ये हमने देखा कि गुजरात के अंदर और दीगर कुछ राज्यों में यूसीसी की जब बात हुई तो एसडीपीआई ने, एमआईएम ने, हर पार्टी ने अपनी तरफ से सारी चीजें की। लेकिन एक उसमें ये था, चूंकि आप हिजाब में हैं और हिजाब को लेकर एक अलग ही इमेज बनाई जाती है, दिखाई जाती है, मीडिया के माध्यम से भी और बीजेपी के प्लेटफॉर्म से भी। कई जगहों पे ये कहा जाता है कि भाई महिलाओं को दूर रखें, बुर्का पहन के हमारी रैली में ना आए, टोपी वाले हमारे स्टेज के पास ना आए, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, इन तब सभी का ये रहता है। अब ऐसे में ये कहा गया कि जो भारतीय संस्कृति है, एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लिव इन में रहना अब हम परमिट कर देंगे, लिव इन में आप रह सकते हैं। तो हिजाब वाली महिला को तो आप साइड में रख दें अभी। क्या इस देश का हिंदू सभ्य समाज, क्या कोई हिंदू माँ बाप इस बात को तस्लीम करेंगे कि उनकी बेटी जाकर किसी के साथ में लिव इन में रहे? देखिए, एक बात सुनिए, कोई भी, ये हिंदुत्व है बीजेपी का? देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हिंदूज एंड हिंदुत्व। हमें पहले ये समझना होगा। हिंदुत्व एक मनुस्मृति वाली माइंडसेट है जिसमें ये माना जाता है कि औरत जो है वो एक मार्केट कमोडिटी है। ये वही बीजेपी है जो आज गुजरात में तो मुस्लिम महिलाओं को अपने बैनर पे टिकट देके खड़ा करते हैं ताकि वोट मिले। फिर ये वही बीजेपी है जो कर्नाटका में 25 से 30 हजार बच्चियों को हिजाब पहनने की बिना पर एजुकेशन से बाहर करती है, और इनका साथ देने में कांग्रेस भी बराबर जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, मानेंगे आप, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी थी, और आज सबसे बड़ी अपोजिशन भी है। तो आखिर 75 सालों में
एज ए रूलिंग पार्टी, एज ए गवर्निंग पार्टी और एज ए अपोजिशन पार्टी इनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था। लेकिन ये बस आपको पार्लियामेंट में थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद फिर ये नजर नहीं आते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं, और वैसे भी आप आज देखिए कांग्रेस जीतती है, कल देखिए कि 9, 10, 11 उनके जीते हुए एमएलए 50-50 करोड़ में बीजेपी को बिक जाते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको लगता है कि मतलब मुल्क जो है वो एक केक की तरह है, ये कटेगा और सब में बट जाएगा, हम सब खा लेंगे। जब आप मानती हैं कि कांग्रेस इतना ज्यादा वो है, तो उसके बावजूद एसडीपीआई क्यों कांग्रेस के साथ में बैठना पसंद कर रही थी कर्नाटका में और दूसरी जगहों पर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, जब बात वेलफेयर की आएगी तो हम सैक्रिफाइस भी कर देते हैं और हम कॉपरेट करते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है। अभी तक हमारी आइडियोलॉजी जैसी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में नहीं है। वी आर ऑलरेडी स्टैब्लिश इन 16-17 स्टेट्स और हम इतने बड़े पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है ना कि कांग्रेस के बिना किसी भी पार्टी का मुकम्मल तौर पर अपने बात को पहुंचाना या मुकम्मल तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर उस चीज को हासिल कर लेना कांग्रेस के बिना मुमकिन भी नहीं है। अभी कर्नाटका में हमारे उलमाओं की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि वो है तो मुसलमान है, बल्कि मुसलमान है तो कांग्रेस बची कुछ इज्जत मुसलमानों ने ही बचा रखी है हर जगह पर कांग्रेस की ज्यादा। तो अगर कांग्रेस जो है वो अभी भी अगर आंखें नहीं खोलती है तो मैं समझती हूँ इट इज द एंड टाइम ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। अब नई पार्टीज जो है अपनी आइडियोलॉजी के साथ वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, और हम एसडीपीआई तो बहुत सालों से कर रहे हैं, चाहे यूसीसी हो, वक्फ हो, डीलिमिटेशन हो, एसआईआर हो। सिर्फ यही नहीं कि हम बात करते हैं, बल्कि हम ग्राउंड पे रहकर काम भी करके दिखा रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इलेक्शन आ गया है तो हम अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो जो है वो 24/7 हर वक्त रहता है कि मोहल्लों में काम करना है, लोगों की परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना है। नारा है हर मजलूम हमारा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गुजरात में आप हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार किया आपने, गुजरात का माहौल क्या लगता है, कितनी सीटें एसडीपीआई गुजरात में जीत सकती है या हरवा सकती है? देखिए ऐसा है, अगर करप्शन ना हो, लास्ट मोमेंट पे पैसे बांटकर वोट ना खरीदा जाए, तो देन डेफिनेटली एसडीपीआई इज लीडिंग। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे करप्शन हो जाता है, ब्लैक मनी बांटा जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है, और हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं कि हम देना भी नहीं चाहते, हम 1 रुपया भी क्या कहते हैं वोट के लिए खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वो वाला वोट चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आइडियोलॉजी के साथ हम तक पहुंचे। वरना हमें ऐसे किसी वोट की जरूरत भी नहीं है जो खरीद के, बेच के और कॉम्प्रोमाइज करके आए। तो अगर करप्शन नहीं होता है, जो कि नॉट पॉसिबल, तो फिर एसडीपीआई इज लीडिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।